नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने एक सच क्या बोला, एक सच्चाई से भरा लेख क्या लिखा कि पूरी नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उनकी सरकार जैसे हिल गई हो। सब बौखला गए, तमाम तरह के कमेंट करने लगे, तमाम तरह की बातें करने लगे और तमाम कहानियां गढ़ने लगे। कोई बताने लगा कि संविधान का रंग ऐसा है, कोई कहता है कि ये ऐसा है, और जो राहुल गांधी संविधान दिखाते हैं उसकी तो ऊपर का कलर लाल है, लाल नहीं था, उसका कलर दूसरा था। इस तरह से कहानियां बताने लग गए। स्वाभाविक सी बात है, यह बताता है कि तीर कितना निशाने पर लगा है, कितना निशाने पर लगा है कि सब बौखला रहे। राजे रजवाड़े जो उस समय अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, ब्रिटिश इंडिया की जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी कर रहे थे, वो राजे रजवाड़े के आज वंशज बौखला गए और कहानियां बताने लगे। चाहे जयपुर की राजकुमारी हो, चाहे ग्वालियर के जो है आज के राजकुमार कह दीजिए, राजा कह दीजिए, कुछ कह दीजिए। हालांकि अब ना राजा होते हैं ना राजकुमारी होती है, जबरन अपने साथ में राजकुमारी लगाएंगे, राजा लगाएंगे, महाराजा लगवाएंगे और न जाने क्या क्या। तो वो जो प्रथा है उस प्रथा वाले लोग हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने कहा क्या और इन्हें तकलीफ क्या हो। राहुल गांधी ने दो तीन चीजें कही। उन्होंने बताया किस तरह से भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने सभी को चुप करा दिया, मौन करा दिया। किसी को ताकत से, किसी को पैसे से, किसी को डर से, किसी को किसी तरह से। तो तमाम लोग थे जिन्हें वो कर लिया गया। आई थी यहां व्यापार करने और व्यापार का बहाना देके उसने किया क्या, इस देश पे राज करने लगे। राजे रजवाड़े उनके आगे सरेंडर कर गए। यह स्थिति थी कि राजे रजवाड़े, कौन राजकुमार घोषित होगा, कौन युवराज घोषित होगा, कौन राजा बनेगा, यह कंपनी तय करने लगी थी। यह स्थिति हो गई थी और इस देश के जो दब्बू नवाब और राजा महाराजा थे वो उनके आगे सरेंडर हो गए थे, लेट गए थे। इतिहास गवाह है, जब मुगल आए थे तो मुगलों को बेटियां इन्हीं राजे रजवाड़ों ने दी थी, किसी और ने नहीं दी थी। और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को सब कुछ इन्होंने ही दिया। इससे आप समझिए। तो वही बात राहुल गांधी ने कही। उन्होंने कहा कि हमारे अधिक दब्बू महाराजाओं और नवाबों के साथ साझेदारी करके उन्हें रिश्वत देकर, धमकाकर भारत का गला घोंट दिया गया। बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने यही तो आर्टिकल लिखा। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने मिल करके हमारी बैंकिंग प्रणाली, हमारी नौकरशाही, हमारे सूचना नेटवर्क को नियंत्रित कर लिया और अपनी स्वतंत्रता किसी दूसरे देश के हाथों हमने नहीं खोई थी। यानी किसी देश ने हम पर अटैक नहीं किया था, हम पर किसी राज्य ने अटैक नहीं किया था, किसी राजा ने अटैक नहीं किया था। ये कंपनी आई और कंपनी ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। तब यह स्थिति हुई थी। हमने इसमें एक एकाधिकारवादी जो निगम था, कॉर्पोरेशन था, कंपनी थी, उसको हमने उसके दमन तंत्र से, दमनकारी जो तंत्र था उसके आगे सरेंडर कर दिया और सब कुछ सौंप दिया। उसने कैसे अफीम की खेती करवाई, कैसे नील की खेती करवाई, कैसे और तमाम चीजें की, ये कोई बात छिपी नहीं। और इन्हीं सब की लड़ाई लड़ी गई। किसानों का शोषण हुआ, तमाम और आम लोगों का शोषण हुआ। लेकिन राजे रजवाड़े क्या कर रहे थे? जो हम पर राज करते थे, अपने आप को राजा
कहते थे, इस हिंदुस्तान के भाग्य विधाता बनते थे, वो क्या कर रहे थे? वो अय्यासियां कर रहे थे, वो उनके आगे सरेंडर कर रहे थे। ठीक है, हमें ये दे दो, आप ऐश करो, आप तय करो, आप कानून बनवा लो, आप जो करना है कर लो। और यही हो रहा है। राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने नहीं कहा कि अडानी कर रहे हैं, अंबानी कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। राहुल गांधी ने तो सिर्फ यह व्यवस्था बताई। उन्होंने मोदी का भी नाम नहीं लिया, बीजेपी का भी नाम नहीं लिया, आरएसएस का भी नाम नहीं लिया। तो यह स्थिति आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। कंपनी के व्यापार की शर्तों को उसने नियंत्रित किया, प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दिया और उसने तय किया कौन क्या बेचेगा, कौन क्या खरीदेगा। हमारे कपड़ा उद्योग हो, हमारे विनिर्माण प्रणाली हो, इन सबको उन्होंने खत्म कर दिया। और कंपनी द्वारा किए गए किसी भी उत्पाद या नवाचार या विकास के बारे में किसी को नहीं पता है। उसने इस देश में कुछ नहीं किया। आज भी वही तो हो रहा है। तमाम वो लोग पैसा कमा रहे हैं जो कोई उत्पाद नहीं करते, कोई नवाचार नहीं करते और कुछ नहीं करते, विनिर्माण नहीं करते, लेकिन इस देश की संपत्तियों के मालिक बने। अफीम की खेती का मैंने जैसे बताया एकाधिकार हासिल किया और फिर हिंदुस्तान के ही लोगों को अफीमची बना करके खत्म कर दिया। उन्हें डाल दिया इस स्थिति में कि बस अब तुम गुलाम बन के हमारे रहो, नशे में वो रहो। और अफीम का आदी बनाने के बाद एक बाजार विकसित कर लिया। फिर भी जब कंपनी को भारत में लूटा तो उसने ब्रिटेन में उसे एक आदर्शवादी कारपोरेट की तरीके से बताया गया। अब आप समझिए, और व्यवहार किया। विदेशी शेयर धारकों ने इसे पसंद किया। आज भी वही हो रहा है, आज भी उसी तरीके से किया जा रहा है। मूल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 150 साल पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी जो खौफ पैदा हुआ वो सालों साल रहा और आज फिर वापस आ गया है। आज फिर वही स्थिति, आज फिर एकाधिकारवादी हो गया है और व्यवसाय पे कब्जा किया जा रहा है, संपत्ति को वो किया जा रहा है और सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है, उनके हिसाब से सब कुछ दिया जा रहा है। एकाधिकारवादियों के इशारे पर आज सरकारें चल रही हैं और लाखों व्यवसाय नष्ट हो गए हैं और भारत अपने युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने में असमर्थ हो गया है। यह स्थिति है, यह स्थिति है कि उसके संसाधनों और शक्ति का एकाधिकार कुछ चुने हुए लोगों के लिए हो गया है, बहुतों को नकार दिया गया है, घायल कर दिया गया है और वो सब समाप्त से। राहुल गांधी ने कई पर्सनल उदाहरण दिए कि कैसे एकाधिकारवादियों ने जो है कब्जा किया है। इसके बारे में व्यवसायी उन्हें बताते हैं, डरते डरते बताते हैं, अपना नाम नहीं आने की शर्त पे बताते हैं। और जब वो बताते हैं कैसे उन्हें मजबूर किया जा रहा है, कैसे उन्हें कंगाल किया जा रहा है, कैसे उन्हें गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। खेल के नियम ही वो तय करते हैं और वही फिर जीतते हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं किस तरीके से कुलीन समूहों को व्यवसाय कहना जो भ्रामक है। असल में जब आप उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप किसी कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे होते हैं, आम भारतीय राज्य की मशीनरी से लड़ रही। राज्य की मशीनरी कौन है? नरेंद्र मोदी का सिस्टम। और उसकी मुख्य क्षमता उत्पाद उपभोक्ता व विचार नहीं बल्कि भारत के शासकीय संस्थानों और विनियमों को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता है और निगरानी में इसके विपरीत समूह तय करते हैं सारी चीज। और आप नहीं मानेंगे तो ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, आप पे एक्शन होने लगेगा, पुलिस आ जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे और फिर वही करेंगे। मैच फिक्सिंग हो रही और मैच फिक्सिंग करने वाले एकाधिकार समूहों के द्वारा इस तरह से संचालित किया जा रहा है। तब राहुल गांधी बताते हैं कि किस तरीके से जो है उन्होंने तमाम चीजों का व्यवहारिक रूप से देखा। एक उद्यमी का उन्होंने जिक्र भी किया कि जिसने 22 साल की उम्र में ही व्यवसाय शुरू कर दिया था। उन्होंने 2010 में लेंसकार्ट की सह स्थापना की जिसमें
आईवीआर सेक्टर का नया रूप दिया। आज लेंसकार्ट पूरे भारत में हजारों लोगों को रोजगार देता है। फिर फकीर चंद कोहली को ही ले लीजिए, उन्होंने मैनेजर के तौर पे 1970 में टाटा कंसल्टेंसी की स्थापना की और यह दर पर महत्वाकांक्षा की जीत है। आईबीएम को देख लीजिए, एक्सचेंजर जैसी दिग्गज कंपनियों के उनके घर के पिछवाड़े में भिड़ने का साहस। टीसीएस को देख लीजिए, अद्भुत तरह से जिन्होंने काम किया आईटी सेवाओं में, और दूसरे उन्होंने तमाम का जिक्र किया। उन्होंने मिस्टर बंसल का जिक्र किया, उन्होंने जिक्र किया कोहली का, उन्होंने जिक्र किया तमाम सारे। लेकिन आज उन सबको खत्म किया जा रहा है। आज सिर्फ कुछ ही लोग चलेंगे। आज यह स्थिति कर दी गई है। बजाज जैसी तमाम सारी जो वो होती थी, उन्हें खत्म करने के लिए दूसरे सब कुछ किए जा रहे हैं। और कैसे ये सारे खेल चल रहे हैं, इसे समझना जरूरी है। तो इसीलिए उन्होंने कहा, मेरी राजनीति हमेशा कमजोर और बेजुबानों की रक्षा करने में रही है। मैं गांधी के शब्दों से प्रेरणा लेता हूं कि पंक्ति में आखिरी बेजुबान व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। तो मैं उस दिशा में काम करने की बात करता हूं। मैं मनरेगा की बात करता हूं, भोजन के अधिकार की बात करता हूं, भूमि अधिग्रहण की बात करता हूं, और ये सब करके मैं लोगों को हक देने की बात करता हूं। मैं तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ था और मैंने उसका किया। मणिपुर के लोगों के दर्द की बात की। तो लेकिन मुझे एहसास हुआ कि गांधी जी के शब्दों की पूरी गहराई से समझने में चूक गया था। मैं समझने में विफल रहा कि रेखा एक रूपक है और रेखाएं हैं। जिस रेखा में आप खड़े हुए व्यवसाय की है, आप ही शोषित हैं, वंचित हैं, और इसलिए मेरी राजनीति का लक्ष्य आपको यह प्रदान करना होगा कि जिससे आपको वंचित रखा गया है और निष्पक्ष काम करने की स्वतंत्रता नहीं मिल रही, वो देना होगा। तो अब आप सोचिए, राहुल गांधी कितनी बड़ी बात करते हैं। वो 1932 के उस प्रावधान का जिक्र करते हैं जो किया गया था कि न्यू डील, और जो न्यू डील की गई थी उस पर वो बात करते हैं। वो बात करते हैं कि कैसे न्यू डील की बात करनी चाहिए और क्या। बस इतना ही तो था। राहुल गांधी ने कल ही नागपुर में जब संविधान सम्मान सम्मेलन किया, उसमें जब उन्होंने संविधान की व्याख्या की, संविधान के बारे में बात की, और वहां मौजूद तमाम उस वर्ग के लोगों ने जो गांधी के साथ रहे, अंबेडकर के साथ रहे, उनके विचारों के साथ रहे, उनको साथ में साझा किया, तो भाजपा की हालत बिगड़ गई, स्थिति बिगड़ गई। तो उसने हमला कराने के लिए क्या किया? राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, उसमें बताया कि कैसे तमाम व्यापारियों को फोन किए जा रहे हैं। भाजपा के केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता फोन कर रहे हैं कि आप अपने वीडियो बना के डालिए कि नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं हुई है, आपको कोई वो नहीं है, आपको पूरी स्वतंत्रता है, कोई एकाधिकार नहीं है, व्यापार व्यवसाय सब कुछ करने में कहीं कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई कानून का, कोई किसी चीज का। तो आप ये समझ लीजिए। लेकिन आप कहीं भी चले जाइए बाजार में, आज आपको हर व्यापारी इस दर्द से बताएगा कि ये जो कंपनियां आई हैं, जो ये स्थितियां आई हैं, उसके कारण कैसे वो बर्बाद हो रहे हैं, उनके काम खराब हो रहे हैं, क्या हो रहा है। वो रोजगार देते थे, आज रोजगार देने की स्थिति में नहीं है, खुद नौकरी करने की स्थिति में आ गए। अब आप सोचिए, जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से सोचना पड़ता है, और जब यह स्थिति होती है तो देश का वह गद्दार जिसने गद्दारी की थी उस वक्त में, जब देश की आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था, उस वक्त में वो अंग्रेजों के साथ जाके खड़ा हो गया था और भारत के लोगों के साथ में गद्दारी की थी। रानी लक्ष्मीबाई हो या तात्या तोपे हो, उन्हें मरवाने का काम किया था उस सिंधिया परिवार के लोग। आज राहुल गांधी पे हमले बोल रहे हैं, यह बता रहे हैं कि इस तरह से। तो आप ये सोचिए, ऐसे बोल करके, राहुल गांधी ने तो नाम नहीं लिया, कौन राजा रजवाड़ा था उन्होंने तो नहीं नाम बताया, तो ये बिलख रहे हैं जयपुर की
जो दिया कुमारी है वो भी लिख रही हैं, यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लिख रहे हैं। क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनका, यही तो है। आपने अपने आप को महाराजा जैसी सामंतवादी सोच क्यों मान ली? खैर, जो भी है, एक तो सच जान लीजिए कि भारत की यदि आजादी की बात करेंगे, अंग्रेजों से लड़ने की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, तो यही सारे राजे रजवाड़े उनके साथ खड़े थे, आजादी के मतवालों के साथ नहीं खड़े थे। महादजी सिंधिया ने जरूर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसके बाद में उन्हीं के पूर्वज जो थे वही जाकर के किस तरीके से जयाजी राव सिंधिया, उन्होंने कैसे अंग्रेजों के आगे सरेंडर किया, कैसे रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने का काम किया, तात्या तोपे को मरवाने का काम किया, और उन्होंने तमाम हजारों लाखों क्रांतिकारियों को मरवाने का काम किया। जब भारतीय सैनिकों ने उन पर तोप चलाने से मना कर दिया, गोली चलाने से मना कर दिया, तो खुद जाके सिंधिया ने तोप में जाकर के आग लगाई बारूद में, जिससे कि ये लोग बने। तो अब आप समझिए कि यह स्थिति है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिर साबित किया है कि वो सही में सिंधिया है, गद्दार सिंधिया है, क्योंकि वो आज फिर उस सावरकर के विचारधारा वालों के साथ जाके खड़े हो गए। तो जिनके साथ खड़े हैं उन्हीं के आदर्श, विनायक दामोदर सावरकर ने जो अपनी किताब लिखी है 1857 का स्वतंत्रता समर, उसमें उन्होंने लिखा है जयाजी राव को गद्दार, कायर और देशद्रोही बताया। अब आप सोचिए, इसके अलावा भारत सरकार ने पिछले साल तक जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वाली वेबसाइट थी, उसमें सिंधिया परिवार को क्रांति के समय में गद्दार बताया गया था, जिस पेज को अब सिंधिया ने हटवा दिया है। तो यह होता है। प्रतिष्ठित इतिहासकार अयोध्या सिंह ने अपनी किताब भारत का मुक्ति संग्राम में भी एक अध्याय लिखा है कि सिंधिया की गद्दारी शीर्षक से, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शीर्षक से श्री दत्तात्रेय बलवंत पारसनीस ने लिखा है कि सिंधिया की राजभक्ति ही अंग्रेजों के लिए संजीवनी बन गई। और वरिष्ठ पत्रकार लेखक डॉक्टर राकेश पाठक ने तमाम दस्तावेजी सबूतों के साथ लिखा है कि 1857 का सबसे बड़ा गद्दार सिंधिया था। उस क्रांति का सबसे बड़ा वो था। उसने किस तरीके से राव साहब को मरवाया, किस तरीके से तात्या तोपे को और रानी लक्ष्मीबाई को और सबको मरवाया था, और जिस तरीके से उन्हें धोखा दे के मरवाया था उससे समझा जा सकता। और जिस तरीके से मुरार छावनी जो ग्वालियर में थी, उसमें युद्ध में सिंधिया की फौज जो पेशवा पर तोप चलाने से मना कर चुकी थी, गोले दागने से मना कर चुकी थी, तब इसी सिंधिया ने गोली चलाई थी और सिपाहियों को जिस तरीके से किया। तो इसलिए जयाजी विजय के जो लेखक हैं पंडित राव कृष्ण राव दत्तात्रेय फाल्के, उन्होंने भी सिंधिया की भूमिका में लिखा है कि सरकार जयाजी राव सिंधिया ने 12 कदम आगे बढ़कर बागियों को तदारुक करने के लिए फौज में सब लोगों को दिल, जमेयत और हुक्म देने में कसर नहीं की। उनकी प्रशंसा में लिखा था, लेकिन वो भी आज सबूत है कि उन्होंने अंग्रेजों के लिए क्या किया था। इसी तरीके से जयपुर के राजाओं ने किस तरीके से किया था, बेटी रोटी तक का साथ रखा था और न जाने क्या क्या। तो आप इससे समझिए, और आज इन्हें तकलीफ होती है, इसलिए बौखला गए। जो नरेंद्र मोदी का मंत्री है किरण रिजिजू, वो लिखता है खुद का कोई योगदान नहीं है, संविधान की एक वो व्याख्या नहीं कर सकते हैं, उसके यह नहीं बता सकते हैं कितने अध्याय हैं, कितने क्लॉजेज हैं, कितने अनुच्छेद हैं। वह लोग आज राहुल गांधी पर उंगली उठा, राहुल गांधी इस देश की बात कर रहे हैं, इस देश की आवाज बन रहे हैं, तो ये घबराते हैं। यही समस्या है, और इसी समस्या के कारण ये इस तरह की हरकतें करते हैं।
बहरहाल ये बताता है कि राहुल गांधी की बात इनको कितना गहरा घाव दे गई है, क्योंकि सच कड़वा होता है और सच का तीर जब चुभता है तो सब बौखलाते हैं। वही हुआ। तो अब देखिए, मजा लीजिए। जय